सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम जो ऑडिटिंग की कंटिन्यू हमने सीरीज की हुई है उसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे आगे के जो 25 क्वेश्चन है वो आज के पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये कंटिन्यू चलेगी सीरीज। ऑडिटिंग के बाद हम अकाउंटिंग को कवर करेंगे और इसके बाद इनकम टैक्स को कवर करने वाले हैं। तो यूपीपीसीएल की जो भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं वो चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। और उसके अलावा काफ़ी एमसीक्यूज आपके जो हैं मोर देन इनफ जो एमसीक्यू हैं वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो यूकेएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन था उसकी तैयारी हम लोगों ने की थी, तो उसके रिलेटिंग हमने स्टडी की हुई है। तो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर है, ठीक है ना। वो जो आपका सिलेबस है वो सिमिलर है अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का और इनकम टैक्स का। तो उसके भी एमसीक्यू आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो जो एक हम थ्योरेटिकल वो है हमारे लेक्चर हैं वो भी चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। 51 से क्वेश्चन आज करेंगे। फिर हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, ऑडिटर शुड डिटरमाइन द डेज एंड द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो ऑडिटर है उसको डिटरमाइन करना चाहिए क्या, टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्या और क्या टाइमिंग। ठीक है, आपके आंसर यहाँ पे हैं नेचर, एक्चुअल, नेचर एंड एक्चुअल या फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए एक तो फॉर्म एंड द टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि कौन सी फॉर्म में आपकी ऑडिट रिपोर्ट बननी है। जैसे हमने अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट की बात की हुई है, 4 ऑडिट रिपोर्ट हमारे अंदर बनती हैं ऑडिटिंग के अंदर। उसके क्वेश्चन भी मैंने अभी डाले हुए हैं, 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे कौन सी ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो एक तो आपको ऑडिट रिपोर्ट कौन सी है यहाँ पे, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो अनक्वालिफाइड है, क्या वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है या एडवर्स है। तो कौन सी आपकी ये फॉर्म हो गई, एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 2 चीज़ों को ऑडिटर को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोड बाय द इंटरप्राइजेज अफेक्ट द ऑडिट प्लान। क्या जो है आपका जो इंटरप्राइजेज के ऑडिट प्लान है उसको अफेक्ट करता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग ऑडिट पॉलिसीज, अकाउंटिंग एंड ऑडिट पॉलिसीज या मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो देखिए जो आपके अकाउंटिंग और ऑडिट पॉलिसीज होती हैं, ठीक है ना, जो रेगुलेशंस होते हैं और जो आपके एक तरह से हम कहते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और जो पॉलिसीज होते हैं वो आपके अकाउंटिंग को यहाँ पे ऑडिट प्लान को यहाँ पे इफेक्ट करेंगी। ठीक है, अब ये जो ऑडिट पॉलिसी है, ये ऑडिट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और ये पॉलिसी हम उससे रिलेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट से, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन अभी और आगे आएगा जिसके अंदर हमने बात करी कि क्या मैनेजमेंट जो है ऑडिट प्लान को चेंज करा सकता है, यानी कि ऑडिट के जो फंक्शंस हैं उनको चेंज कर सकता है, उनमें क्या मैनिपुलेशन कर सकता है। तो इसका भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अभी। तो अभी के लिए इसका क्वेश्चन आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट पॉलिसीज followed by the enterprise affect the audit plan, right? Next question है 53 वाला, while framing an audit plan auditor should ascertain his dash cast by various legislation on him। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब भी ऑडिट प्लान को फ्रेम किया जाता है तो ऑडिटर को क्या डिटरमाइन, क्या असर्टेन, क्या पता कर लेना चाहिए, डैश कास्ट बाई वेरियस लेजिस्लेशन ऑन हिम, जो भी उसके ऊपर यहाँ पे लेजिस्लेशन है तो उस पर क्या उसको असर्टेन कर लेना चाहिए। लिमिटेशंस, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड पावर, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पे बात की जाती है 53 के क्वेश्चन में जो है ये टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे ऑडिटर को पता होनी चाहिए, ऑडिटर को असर्टेन कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसा आपके टर्म होगा अपॉइंटमेंट का, जैसे आपको 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है आपका, या उससे कम टाइम के लिए पीरियड के लिए किया जा रहा है, तो कंपेरेबली क्या करेंगे आप, उसी हिसाब से आप अपने ऑडिट प्लान को यहाँ पे तैयार करेंगे। साथ ही क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ पे बनती हैं उसके हिसाब से अपनी ऑडिट प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। An audit program is a set of days which are to be followed for proper execution of audit। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऑडिट प्रोग्राम आपके क्या होते हैं, सेटअप क्या होते हैं, which are followed, जिसको फॉलो किया जाता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने के लिए, ऑडिट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको फॉलो किया जाता है। क्या होते हैं, सेटअप रूल्स होते हैं, सेटअप पॉलिसीज होते हैं, सेटअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सेटअप एक्शंस होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑडिट का प्रोग्राम है वो आपके सेटअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो ऑडिट की टीम होती है उसके अंदर ऑडिट जो टीम मेंबर होते हैं उनकी अलग अलग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो हेड ऑडिटर होता है वो सभी को इंस्ट्रक्शंस पास करता है कि कैसे कैसे हमें अपने ऑडिट प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री डिटरमाइन कर ली जाती है ये आपका ऑडिट प्रोग्राम के अंदर होता है, और जो भी ये सेट ऑफ क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होते हैं। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू द ऑडिट स्टाफ एंड रिड्यूसेस स्कोप फॉर। अब यहाँ पे देखिए ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस पास किए जाते हैं जैसे कि मैंने अभी भी आपको डिस्कस किया था, और टू द ऑडिट स्टाफ को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पास किए जाते हैं और रिड्यूस किए जाते हैं। क्या चीज़ रिड्यूस की जाती है ये आपसे पूछी गई है, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेग्लिजियंस या लायबिलिटी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जो हमने बात करी है उसका मेन काम होता है नेग्लिजियंस को रिड्यूस करना, यानी कि किसी प्रकार की कोई जो चीज़ें हमने यहाँ पे छोड़ी हैं या कोई छूट गई हैं चीज़ें या गलतियाँ होने की जो संभावनाएं होती हैं उसको यहाँ पे ओवरऑल कम किया जाता है। किसके द्वारा, ऑडिट प्रोग्राम को कंडक्ट कराने का मेन पर्पज ही यही होता है कि हम एक सिस्टमेटिक वे में काम करें, हमें पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे हमें इसको करना है, क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिसोर्सेज हमें उसके लिए चाहिए होंगी। तो ये जो ओवरऑल प्लानिंग होती है इसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम, और ये आपका होलिस्टिक अप्रोच होती है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारा अलग अलग जो अप्रोचेज होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेग्लिजियंस को कम किया जाता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन फिक्सिंग द डेज फॉर द वर्क डन अमंग द ऑडिट स्टाफ एज वर्क डन मे बी ट्रेस्ड बैक टू द इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर। अब यहाँ पे बात की गई है कि ऑडिट प्रोग्राम किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, क्या फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। जो भी वर्क किया गया है, जो भी वर्क कंप्लीट कर लिया गया किसके द्वारा, ऑडिट स्टाफ के द्वारा, और जो ट्रेस बैक किया जाएगा इंडिविजुअल स्टाफ मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आएगा रेमुनेशन आएगा, लायबिलिटीज आएगा, नेग्लिजियंस आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क डन, यानी कि जो भी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जिस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिली हुई है तो उनको यहाँ पे उस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिली हुई है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट डैश सर्व्स द पर्पज ऑफ द ऑडिट रिकॉर्ड विच मे बी यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब ऑडिट प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारे पास कुछ जो ऑडिटर होता है बेसिकली उसके पास कुछ रिकॉर्ड रहते हैं जिसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है, यानी कि भविष्य में किसी भी प्रकार के रेफरेंसेस के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो वो हमारा क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, ऑडिट प्लान होता है या ऑडिट नोट्स होता है। देखिए यहाँ पे पहले सबसे आपको एलिमिनेशन का ऑप्शन चूज करना, एलिमिनेशन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आसानी से हो जाए। देखिए ऑडिट प्रोग्राम तो हमने बात करी कि ये जो होता है स्टार्टिंग में होता है, जब हम ऑडिट को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसकी प्लानिंग हम करते हैं, तो वो आपका ऑडिट प्रोग्राम होता है। और जो ऑडिट प्लान होता है ये ऑडिट प्रोग्राम का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम आपका एक हम कहते हैं मैक्रो सेंस में यूज होता है, व्हेन ऑडिट प्लान जो है इसके अंदर यहाँ पे आता है। ठीक है ना, उसके बाद ऑडिट नोट्स आपका ये चीज़ छोटी हो जाती है, यानी कि ये नोट्स जो हैं आपके एक तरह से रफ वर्क हम इसको कह सकते हैं, जबकि ऑडिट वर्किंग पेपर आपका प्रॉपर वर्ड होता है इस चीज़ के लिए, और ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर ही आपका ऑडिट नोट्स भी आ जाता है। तो ये ऑडिट वर्किंग पेपर किसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, तो वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है और वो ही इस चीज़ को रखता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इसका आंसर बनेगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब यहाँ पे बोला गया है ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, सिंपल से क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोग्राम किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ऑडिटर के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा, ऑडिट असिस्टेंट के द्वारा, द ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसको ऑडिट प्रोग्राम को सिर्फ ऑडिटर यहाँ पे प्रिपेयर करता है। जो एग्जीक्यूशन की बात करते तो उसके अंदर हमारा ऑडिटर भी आ जाएगा और उसके स्टाफ मेंबर्स भी आ जाएंगे, जिसके अंदर स्टाफ असिस्टेंट हम जिसको ऑडिट असिस्टेंट जिसको हम बोल देंगे, बट जो प्रोग्राम बनाने का काम करता है वो सिर्फ ऑडिटर करता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 59 वाला, द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन डैश टू सस्टेंशिएट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो ऑडिटर है उसको ऑब्टेन करना पड़ता है क्या, कौन से ओपिनियन लेने पड़ते हैं, यानी कि अपने ओपिनियन को
एक्सप्रेस करने के लिए उसको कौन से एविडेंस को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। इंटरनल एविडेंस को, एक्सटर्नल एविडेंस को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंसेस को, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस को। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपका जो ऑडिटर है उसको ऑब्टेन करना पड़ता है सफिशिएंट, बेसिकली इसके अंदर आएगा इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस, दोनों आएगा, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब का यहाँ पे काम होगा उस हिसाब से एविडेंस को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके जो है हम कह सकते हैं कि इंटरनल भी आ सकते हैं और एक्सटर्नल भी, दोनों तरह के एविडेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका यहाँ पे ऑडिटिंग किया जा चुका है, तो उसका किस सेंस में यहाँ पे किस सेंस में उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंटरनल चेक उसका स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, या ऑल ऑफ दी अबव। जब भी देखिए ऑडिटिंग करवाई क्यों जाती है, बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जिस फर्म का रेगुलर ऑडिट यहाँ पे होता है तो वो फर्म में इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचता है, यानी कि वो फर्म ज़्यादा अच्छा है, ये माना जाता है, क्योंकि उसका जो इंटरनल चेक है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल भी उसका यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी उसमें भी, और इंटरनल ऑडिट में भी उसकी अच्छी खासी यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी। तो तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ओवरऑल जो ऑडिटिंग का काम है वो ये है कि आपकी जो कंपनी है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है नहीं दिखा रही है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे ट्रू व्यू, तो ये चीज़ को मेजर करना होता है। अगर ये चीज़ सही है तो फिर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये चीज़ मानी जाती है। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है आपका, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी आपका अच्छा है, और इंटरनल ऑडिटिंग या जो सिस्टम है वो भी आपका अच्छा है। तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको कोई ऑडिटर ऑब्टेन करता है या प्रिपेयर करता है, किसके केस में, जब ऑडिटिंग यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑडिट नोट्स, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट रिपोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। ऑडिट नोट के अंदर वो क्या करता है, कुछ अपने नोट जिसको वो यहाँ पे नोट करना चाहिए वो यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे कर सकता है। ऑडिट वर्किंग पेपर के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंदर। और ऑडिट रिपोर्ट जो फाइनल ऑडिट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो अपना ओपिनियन ऑडिटर यहाँ पे एक्सप्रेस करता है उसको हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर बनेगा इस केस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर्स हेल्प्स इन प्रॉपर डैश ऑफ ऑडिट। अब यहाँ पे देखिए, वर्किंग पेपर आपके ऑडिटर को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्लानिंग में हेल्प करते हैं, परफॉर्मेंस में हेल्प करेंगे, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में, या एग्जीक्यूशन में। देखिए अब यहाँ पे बात की है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में। देखिए क्योंकि यहाँ पे पेपर्स जो वर्किंग पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक तो जो चीज़ें हमने सीक्वेंस में अरेंज की हैं उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करते हैं। दूसरा, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि ऑडिटिंग में कम से कम यहाँ पे गलतियाँ हो, कम से कम त्रुटियाँ होने की संभावना हो, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए भी यहाँ पे जो वर्किंग पेपर है उनको मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे जो ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो कौन से पार्ट होते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल, परमानेंट ऑडिट फाइल एंड टेम्पररी एंड करंट एंड ट्रांजिटरी। तो यहाँ पे देखिए जो ऑडिटर्स के वर्किंग पेपर होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं ऑप्शन नंबर ए में, एक परमानेंट ऑडिट फाइल होती है, एक करंट ऑडिट फाइल होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर द कंपनी मस्ट गिव इंटीमेशन विद इन 7 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू डैश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है जब भी क्या करते हैं एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या मीनिंग है, जैसे हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, ठीक है, ये एक ऑडिटर है, उसको हमने क्या किया 5 ईयर्स के टर्म्स के लिए हमने यहाँ पे अपॉइंट किया है। तो उस केस में होता क्या है, उसके 5 ईयर्स कंप्लीट होने को होते हैं। तो एजीएम में यहाँ पे हम कह सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि इसी ऑडिटर को एक और टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि इसने अच्छा काम किया है। तो उस केस में इसको जो नई अपॉइंटमेंट मिलेगी उसको उस केस में इसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहा जाएगा, यानी कि एक और टर्म के लिए इसको सब्सिक्वेंट टर्म के लिए इसको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दी गई है। तो उस केस में जो 7 दिन के अंदर है वो जानकारी
इसकी ऑडिटिंग, इसको हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है, इस चीज़ की जानकारी 7 दिन के अंदर किसको देनी चाहिए? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, द रजिस्ट्रार को, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड को, द सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 7 दिन के अंदर ये जानकारी ऑडिटर्स जिसको अपॉइंट किया जाना है उसको यहाँ पे जानकारी दे दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी तैयारी उस हिसाब से करे, क्योंकि उसका जो एक और टर्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 month ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, द डैश में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट पब्लिक कंपनी के केस में हम बात कर रहे हैं, तो उसके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फेल हो जाते हैं किसी कंपनी को, कंपनी के जो मेंबर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। तो उस केस में आपके जो 1 month के अंदर जो अपॉइंट करना होता है डायरेक्टर्स को, तो उसके बाद कौन उसको अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बेसिकली ये आपका प्राइवेट के केस में है, पब्लिक का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जब भी क्या होता है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहली जो ऑडिटर्स है उसको अपॉइंट करते हैं, हम सभी जानते हैं। और जब वो लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं 1 महीने के अंदर उसको अपॉइंट करने के लिए फर्स्ट ऑडिटर को, तो एजीएम के अंदर फिर जो मेंबर्स हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के जो बेसिकली, तो वो लोग यहाँ पे ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ द कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू। अब यहाँ पे देखिए, ऑडिटिंग के अंदर एक कैजुअल वैकेंसी का टर्म आता है, तो वो टर्म किससे रिलेटेड होता है? जब रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर होता है, डेथ ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जब भी वैकेंट हो जाती है कोई पोस्ट, उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कैजुअल मतलब किसी कारणवश यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट हुई है पोस्ट ऑडिटर की, तो उस केस में ये तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं। जब कोई ऑडिटर क्या कर देता है, रिजाइन कर देता है, दूसरा किसी ऑडिटर की यहाँ पे डेथ हो गई जो आपने अपॉइंट किया था, और डिस्क्वालिफिकेशन हो गई किसी ऑडिटर की, तो उस केस में तीनों ही ये केसेस बनते हैं जिसमें हम कैजुअल वैकेंसी का नाम इसको देते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, द डैश मे अपॉइंट ए पर्सन टू फिल द वैकेंसी। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर बोला गया है कि जब कोई भी ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता एजीएम के अंदर, तो उसके बाद उसको उस ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास होता है, यानी कि कौन उसको यहाँ पे अपॉइंट करेगा जिससे वैकेंसी को फिल किया जा सके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी इन जनरल मीटिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट या CAG। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर टू गिव नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, हु ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्सन ऑन हुम सच फाइन विल बी कैन बी इम्पोज्ड। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, तो उस कैजुअल वैकेंसी को हमें फिल करना होता है और उसकी जानकारी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी जानकारी नहीं दी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की, तो उस केस में ये ऑफेंस होता है और जो पनिशेबल होता है, यानी कि इसके अंदर आपको फाइन लगाया जा सकता है कंपनी के ऊपर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी उस चीज़ के लिए, किस पे यहाँ पे फाइन इम्पोज किया जाएगा? क्या डायरेक्टर्स को, कंपनी पे, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी? तो ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही बनेगा, कंपनी पे भी और साथ ही आपके ऑफिसर ऑफ द कंपनी, दोनों में से कोई भी या दोनों साथ में भी, इन पे यहाँ पे चार्ज फाइन किया जा सकता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर डैश ऑल्सो एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या कैन बी, कैन नॉट बी, या ये सब चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो क्या वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है? ऑप्शन है कैन एक्ट, कैन नॉट एक्ट, दो कैन एक्ट बट एथिकली शुड नॉट एक्ट, नन ऑफ द अबव। तो कैन नॉट एक्ट इसका सही आंसर बनेगा। जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता है। इंटरनल ऑडिटर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉय को ही यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द। यहाँ पे बोला गया है, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है, किस केस में, क्या उस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपॉइंट करने से ऑडिटर को। तो उस केस में कौन सा, क्या पोस्ट पे वो होना चाहिए, ऑफिसर कंपनी, एम्प्लॉई या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए, अगर कोई बंदा कंपनी के अंदर ऑफिसर है तो भी वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है तो भी वो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो दोनों ही केस इसमें सही बनते हैं, बोथ ए एंड बी। इन दोनों केस में वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और आपसे यही चीज यहाँ पे पूछी गई है, सेल नॉट बी क्वालिफाइड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी और अनसाउंड माइंड ए पर्सन विल ऑटोमेटिकली बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे कोई जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया, तो उस केस में वो पर्सन ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट। अगर वो कहीं पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है उसकी, कहीं पे वो ऑडिटर है, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली बाय लॉ यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाता है। उसका रीजन आपसे पूछा गया है, क्योंकि ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ रेप्यूट, ही कैन नॉट टेक डिसीजन प्रॉपरली, ही इज नॉट वेल्थी, या डी ऑप्शन है ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ ICAI। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है या अनसाउंड माइंड हो जाता है, पागल टाइप हो जाता है, तो उस केस में वो क्या होता है, ICAI के मेंबर से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा। और अगर ICAI का मेंबर नहीं है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, आपके अपॉइंटमेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज एन ऑडिटर। इसका आंसर नंबर डी आपका सही बनेगा, ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ ICAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर हैव द राइट टू अटेंड। अब यहाँ पे ऑडिटर को कौन सी मीटिंग को अटेंड करने का राइट होता है, ये आपसे पूछा गया है। बोर्ड मीटिंग को, एनुअल जनरल मीटिंग को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनी जनरल मीटिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑडिटर्स को बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने का राइट नहीं होता है, एनुअल जनरल मीटिंग को होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को नहीं होता है, बट एनी जनरल मीटिंग, ये इसके अंदर आपकी AGM भी आ जाएगी। तो एनी जनरल मीटिंग आपका सही आंसर बनेगा। एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। कभी कभी आपको दोनों आंसर सेम लगेंगे और बिना क्वेश्चन को रीड आउट किए आप क्वेश्चन को, आंसर को टिक कर देंगे, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे AGM को करेंगे। बट AGM जो है एक एनुअल जनरल मीटिंग है, जब आपको एनी जनरल मीटिंग दिया गया है तो उसके अंदर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग इंक्लूडेड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। ऑडिटर एनी जनरल मीटिंग, कोई भी जनरल मीटिंग है उसमें यहाँ पे अटेंड कर सकता है, ये उसका राइट है। इसका सेक्शन भी होता है, इसका सेक्शन आप याद रखेंगे। द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव ए राइट टू। अब यहाँ पे कोई ऑडिटर क्या है, रिटायर हो रहा है, तो उस केस में उसको क्या राइट नहीं है, टू मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, गेट हिज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, बी हेड एट मीटिंग, स्पीक एट मेंबर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई आपका रिटायरिंग ऑडिटर है यानी कि रिटायर हो रहा है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, मेंबर्स की तरह यहाँ पे अपनी बात को नहीं रख सकता कंपनी के अंदर, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है। तो आपसे बोला गया है डज नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एन इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद। अब यहाँ पे देखिए, आपसे बोला गया है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कंपैरिजन में एक इंटरनल ऑडिटर का ज्यादा कंसर्न किससे होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, लीगल कंप्लाइंस से, अकाउंटिंग सिस्टम से। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होता है हमारा, ये बात कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर की, जिसको बेसिकली हम बाहर से अपॉइंट करते हैं। और इंटरनल ऑडिटर मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, उसी में से हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ऑडिटर की। तो आपसे इंटरनल ऑडिटर का पूछा है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर, किस पे ज्यादा कंसर्न होता है, इंटरनल ऑडिटर का। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए ही हम इंटरनल ऑडिटिंग को यहाँ पे करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा इस केस में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है 75th वाला क्वेश्चन है, वेदर द मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ वर्क एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, उसके अंदर देखिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर ये है कि क्या मैनेजमेंट आपके किसी ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी कि उस पर रोक लगा सकता है, यानी कि आपको इतना ही काम करना है, इसके अलावा आपके कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या ऐसा वहां पे किया जा सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, येस नो, इन केस, इन सम केसेस, इफ शेयर होल्डर परमिट, ये आपके ऑप्शन है। तो इस केस में जो सही आंसर बनता है वो आपका बनेगा नो वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब वो खुद से यहाँ पे काम करेगा, स्वतंत्रता के साथ काम कर सकता है और अपना ओपिनियन दे सकता है। तो इस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा नो, क्योंकि मैनेजमेंट
रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उसके स्कोप को। जो काम उसे करना है एक्सटर्नल ऑडिटर को, वो यहाँ पे परफॉर्म उसे करना, वो करके रहेगा, तो उसके बेसिस पे ही वो अपनी रिपोर्ट देगा। अगर मैनेजमेंट फोर्सफुली उसके काम को रेस्ट्रिक्ट करता है तो उस केस में वो अपना काम छोड़ देगा या ऑडिट रिपोर्ट ही यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करेगा, राइट। सो गाइज, ये थे आज के हमारे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा और इसकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी कुछ दिन में, एक कल या परसों में आपके पास नई वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।